गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो। हम आप लोगों को गृह विज्ञान कक्षा 9 की मतलब क्लास 9 का जो गृह विज्ञान है उसको हम आपको बता रहे थे, जिसमें हम आपको प्राथमिक उपचार के चैप्टर यूनिट स्टार्ट किए थे, जिसमें 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए टॉपिक के साथ। प्लस हमने क्वेश्चन वन लाइनर एंड ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट किया है। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाती हूँ और प्लेलिस्ट में डालती हूँ। जो जिसको क्वेश्चन देखने का मन हो तो वो बस क्वेश्चन देख सकते हैं, और अगर जिसको क्लास देखने का मन हो क्लास के साथ विद क्वेश्चन देख सकते हैं। अलग बनाने का मेरा एक उद्देश्य था, ये था कि जैसे अगर कभी रिवाइज करने का मन किया तो आप प्लेलिस्ट खोलो और क्वेश्चन फटाफट देख लो, ठीक है। उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है घरेलू देशज औषधियों एवं विष प्रतिकारक पदार्थ। मतलब घरेलू देसी औषधियाँ जिसे कहते हैं ना, वही देसी औषधियाँ और एंटीटॉक्सिन मटेरियल, ठीक है, विषकारक पदार्थ। तो उसमें कुछ ये पाठ्य सामग्री दी हुई देख लीजिए। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर घरेलू देशज औषधियों का महत्व, फिर घर में प्रयोग आने वाली प्रमुख देशज औषधियाँ, कुछ रोगों में देशज औषधियों की प्रयोग विधि, विभिन्न विष प्रतिकारक पदार्थ और अभ्यास, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। पिछले अध्याय में विभिन्न घरेलू दुर्घटनाओं और उनके बचने के उपायों के विषय में बताया जा चुका है। मैं आपको सारा कुछ बता दी कि प्राथमिक उपचार क्या होता है, तो प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। तो आपको मैं बताई थी कि डॉक्टर के आने से पहले जो भी पर्सन ट्रीटमेंट कर रहा उस रोगी का, वही क्या है, प्राथमिक उपचार है, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, उसमें क्या क्या सामान होती है, उस जो प्राथमिक उपचार कर रहा है उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें मैंने आपको क्या बताई थी, और इसमें क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट नंबर आता है कुछ बीमारियाँ थी, मतलब जो होती हैं जिसके लिए फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें मैंने जलना, कटना, कटना भी कितने प्रकार से कट जाता है, कहीं स्किन फटना क्या होता है, मतलब घाव कितने प्रकार की होती है, तो कट जाना, फट जाना, ठीक है, कांच का लग जाना, ऐसे ही 4 प्रकार की घाव होती है। फिर मैंने मूर्छा आना, मिर्गी आना, और क्या कहते हैं पानी में डूब जाना, फांसी लग जाना, सबके क्या है कारण, उपचार, सारा कुछ बता दी, क्वेश्चन भी करा दी, ठीक है। सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद नंबर आता है कुछ देसी औषधियाँ, जिसे लिखा है घरेलू देशज औषधियों का महत्व। तो यहाँ देसी की बात किसे कहते हैं, देसी घरेलू नुस्खे, वो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो लिखा है प्राकृतिक वस्तुओं में जो औषधियाँ घरों में तैयार की जाती है उन्हें घरेलू औषधियाँ कहते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं से जो औषधियाँ घरों में तैयार की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, घरेलू औषधियाँ, या देसी भी कहते हैं, घरेलू नुस्खे जिसको कहते हैं, ठीक है। घरेलू औषधियों का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1 आता है कि ये औषधियाँ रोग की गंभीरता को कम करती हैं एवं दुर्घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा में क्या करती है, मदद करती हैं। जैसे कोई दुर्घटना, जैसे आपको सांप ने काट लिया तो आप तुरंत वहाँ पे टूर्निकेट का प्रयोग करेंगे, या किसी पट्टी की सहायता से या रस्सी की सहायता से आपने उस कट्टे से थोड़ा ऊपर अगर बांध दिया, तो आप क्या कर रहे हो, उस स्थिति को आप कंट्रोल करने में आपका योगदान है, ठीक है। यही चीज़ होती है घरेलू औषधियाँ, घरेलू ट्रीटमेंट या प्राथमिक चिकित्सा। फिर नेक्स्ट नंबर आता है, जैसे ये औषधियाँ रोग को गंभीरता कम करती हैं। फिर दूसरा, घरेलू देशज औषधियाँ गृहिणी के धन और समय दोनों की बचत करती हैं। सामान्य रोग जैसे दस्त, आँख आना, जुकाम होना, पेट में कीड़े हो जाना आदि के लिए तुरंत चिकित्सक के पास नहीं दौड़ना पड़ता। नंबर 3 है, घर में देशज औषधियाँ होने से गृहिणी का साहस बढ़ता है। आपात स्थिति में गृहिणी उनका सदुपयोग कर लेती है। जैसे रात्रि में बच्चे के पेट में दर्द हो तो क्या करे, तो क्या कहते हैं, नाभि में हींग लगा दो, हो सके गैस बन रही हो, अजवाइन का पानी दे दो, तो ये सबसे क्या हो, ये सबसे भी आराम होता है। अभी तो जल्दी कोरोना आया था, कोरोना आ गया, उस टाइम लोग घर पे बनाया हुआ काढ़ा पी रहे थे, कुछ घरेलू ट्रीटमेंट कर रहे थे ना। तो वही चीज़ें कि इससे क्या होती है कि आपकी साहस भी बढ़ता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। आजकल एलोपैथिक औषधियों की कीमत इतनी अधिक हो गई है कि निर्धन लोग अपनी समुचित चिकित्सा के लिए धन जुटाने में असमर्थ रहते हैं, अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। अतः मध्यम परिवार के लिए घरेलू देशज औषधियाँ अत्यंत आवश्यक हैं, लाभदायक हैं, जो असमय में जीवन रक्षा करती हैं। अतः प्रत्येक पीढ़ी के लिए आयुर्वेद का सामान्य ज्ञान परम आवश्यक है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है घर में प्रयोग आने वाली प्रमुख देशज औषधियाँ। तो नंबर 1 पे क्या है, नीम। नीम का बहुत तरीके से यूज़ किया तो सबसे पहले तो इसकी हवाएं, इसमें एक क्वालिटी होती है कि जो सारे प्लांट्स होते हैं ना वो दिन में मतलब क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड देने लगते हैं, ठीक है। नीम एक ऐसा मतलब नीम ऐसा प्लांट होता है जिसमें क्या कहते हैं कि इतनी क्वालिटी होती है इनकी हवाओं में, इनकी पत्तियों, मतलब ये इसके जड़ से लेकर आप कह सकते हैं तना तक, फूल फल पत्ती, सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में आप मतलब जानते ही होंगे। जैसे देखिए इसकी छाल है, कहीं आपको फुंसी हो रही है इत्यादि हो रही है तो उसकी छाल को पीस के लगा दो, आराम मिल जाता है। अगर देखो सांप काट लिए खिला दो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। इसका तेल निकाला जाता है, जिसको क्या करते हैं कि जिसको मतलब स्किन टाइप की, जिसको स्किन संबंधी प्रॉब्लम हो या कीड़े वगैरह पेट में पड़ गए हैं तो उसको दिया जाता है, ठीक है। पत्तियों को देखिए छाल को उबाल कर वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है, तो उसी चीज़ों को बताया गया है। नीम यह वृक्ष औषधि की दृष्टि से भी परम उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इस वृक्ष की छाल, पत्तियां एवं निबोरियों निबोरियों उनके फल को कहा जाता है, ठीक है। निबोरियों का प्रयोग विभिन्न रोगों के उपचार में होता है। इसकी छाल स्वाद में कड़वी होती है परंतु यह शरीर के लिए एक टॉनिक का कार्य करती है। मलेरिया, मियादी बुखार आदि में इसका सेवन लाभकारी होता है। त्वचा के रोगों के लिए इसकी पत्तियों को उबालकर तथा पानी को ठंडा करके नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। और एक बात, इसकी पत्तियों को ना लोग कहते हैं सुबह 2-4 पत्तियां क्या इस चबा लेना चाहिए, एंटीटॉक्सिन भी होता है। और आपको हम बता दें मतलब ये आपके पेट को साफ करने, पेट में कोई भी तरह जैसे होता है ना शरीर में बहुत तरह के ब्लड को प्योर करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए क्या नीम वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक ऐसा पेड़ वृक्ष ट्री कह सकते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक दृष्टि से, ठीक है। त्वचा के रोगों के लिए इसकी पत्तियों को उबालकर तथा पानी को ठंडा करके नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है तथा इसकी पत्तियों का सेवन भी किया जाता है। आजकल नीम से बना साबुन भी आता है जो रोगी के नहाने तथा रोग के स्थान को साफ करने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर आता है बेल का। तो बेल को पके अर्ध पके दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। इस फल में फैकिटन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, फैकिटन होता है। इस पेड़ में देखिए क्या होता है, इसके फल में क्या होता है, फैकिटन होता है। क्या होता है, फैकिटन होता है, जो मुख्य रूप से भोजन को पचाने में सहायक होता है। कौन कौन सी ऐसी इसके फल में ऐसी कौन सी चीज़ होती है, पदार्थ होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है, तो आप बोलेंगे फैकिटन होता है, ठीक है। पेचिस के रोगी को तथा अतिसार के साथ साथ जिसे कब्ज रहता है बेल का फल दिया जाता है। देखिए ठंड गर्मियों के दिनों में बेल का शरबत उपयोग किया जाता है। और एक बात मैं आपके ज्ञान के लिए बता दे रही हूँ, बहुत बच्चे जब छोटे होते हैं तो क्या करता है वो तुरंत जब मतलब माँ के पेट से जब बाहर आते हैं, मतलब शैशवावस्था कह सकते हैं, इन्फेंट होते हैं, तो क्या होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो बहुत बच्चों को कहते हैं पॉटी लग जाती है, किसी दवा से किसी चीज़ से नहीं आराम होता। तो ये मतलब कह सकते हैं प्रयोग किया हुआ नुस्खा है। तो आप क्या करें, कच्चे बेल को ले, उसको फोड़ के आग, मतलब चूल की आग है अगर उसे, तो या तो गैस के बर्नर पे रख के उसको पका ले, लेकिन पहले फोड़ दे वरना वो फट जाएगा। उसको कच्चे बेल को आप क्या करें कि पहले खूब बढ़िया से भूज ले, ठीक है। उसके बाद उसके पल्प को निकाल के अगर आप मतलब मदर फीड करा रही है तो उसके दूध में मिक्स करके बच्चे को चम्मच से स्पून से दे दे, या फिर अगर वो गाय का दूध यूज़ कर रहा है तो उसमें मिक्स करके देख ले। अगर किसी भी तरह से उसका पेट ठीक नहीं होता है, मतलब लूज मोशन, मतलब बहुत बच्चों को बहुत पॉटी लग जाती है, बंद नहीं होती, उससे क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा उसको फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। अगला आता है अमलतास। अमलतास का पेड़ पूर्ण रूप से औषधि गुण युक्त होता है तथा इसका फल सबसे अधिक गुणकारी होता है और इसका प्रयोग पेट के लिए विशेष रूप से कब्ज के लिए किया था। अमलतास का प्रयोग विशेष रूप से किसके लिए किया था, तो कब्ज के लिए किया जाता है, ठीक है। परंतु अधिक मात्रा में इसका सेवन हानिकारक होता है। अजवाइन। अजवाइन पेट से संबंधित रोगों को दूर करने व बादी कम करने में विशेष लाभकारी होता है। बच्चों के पेट में से कीड़ों को निकालने के लिए अजवाइन या इसका सत दिया जाता है। इसका प्रयोग ज्वर के उपचार के लिए भी किया जाता है। ये जोड़ों में दर्द एवं जुकाम में भी प्रयुक्त होता है। खांसी दर्द वाले स्थानों पर इसका लेप लगाने से लाभ होता है। हिस्टीरिया के रोगी को इसका प्रयोग करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आंवला। तो आंवले का प्रयोग ताज़े तथा सूखे दोनों रूपों में किया था। किसका, आंवले का, ठीक है। यह हल्के जुलाब के में प्रयोग किया जाता है। यह यकृत के बीमारियों को दूर करने में भी सहायक है। आंवले का शरबत स्फूर्तिदायक तथा पेट एवं यकृत के विकारों
दिखता तो है आप लोगों को। यकृत के विकारों को दूर करता है। आंवले का मुरब्बा पेट के विकारों को दूर करता है। इसके शरबत का प्रयोग हृदय के कुछ रोगों तथा उत्सर्जन संबंधी विकारों में दिया जाता है। दमा, पेचिश तथा अतिसार में इसका प्रयोग लाभकारी होता है। किसका? आंवले का। नेक्स्ट आता है तुलसी। तुलसी पवित्र मानी जाती है तथा हमारे देश में इसकी पूजा भी की जाती है। तुलसी की पत्तियों में कीटाणुनाशक गुण होते हैं। इसकी पत्तियों का सत पेट के विकार, श्वास संबंधी रोगों तथा मोतियाबिंद के उपचार में लाभकारी होता है। चर्म रोगों व घावों में पत्तियों को पीसकर उसका लेप लगाकर उपचार किया जाता है। ठीक है। पत्तियों को उबालकर पीने से जुकाम में आराम मिलता है। किसको? तुलसी को। और कोरोना टाइम में तो तुलसी और इलायची, लौंग, गर्म चीज़ों का काढ़ा बना के खूब पिया था। और आप लोगों से बता दे रहे कोरोना फिर आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। सैनिटाइज़र और मास्क लगा के ही बाहर जाइए। तो यह है कि श्वास संबंधी रोगों तथा मोतियाबिंद के उपचार में लाभकारी होता है। चर्म रोगों तथा घाव में पत्तियों को पीसकर उसका लेप लगाकर उपचार किया जाता है। पत्तियों को उबालकर पीने से जुकाम में आराम मिलता है। इसका रस कान के दर्द के लिए गुणकारी होता है। कान में अगर दर्द हो रहा है तो तुलसी के रस को डालने से क्या होता है? लाभ मिलता है। मूत्र संबंधी रोगों में इसके बीज लाभकारी होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। मूत्र संबंधी रोगों में इसके बीज क्या होते हैं? लाभकारी होते हैं। किसके? तो आप बोलेंगे तुलसी के। ठीक है। किसके? तुलसी के। चाय में तुलसी के पत्ते डालने से रोगी को आराम मिलता है। जुकाम, खांसी, नज़ला ठीक हो जाता है। नेक्स्ट नंबर आता है कुनैन। इसका प्रयोग भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आए हुए भी हैं। इसका प्रयोग मलेरिया बुखार में किया जाता है। किस बुखार में कुनैन का प्रयोग किया जाता है? तो जो मलेरिया बुखार होता है, ठीक है, जो मच्छर के काटने से होता है। यह सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त किया था। कुनैन कहाँ से प्राप्त किया था? तो सिनकोना एक पेड़ होता है, उसकी छाल ही होती है। ठीक है। निमोनिया, पेचिस आदि के उपचार में भी इसका प्रयोग किया था। निमोनिया और पेचिस के उपचार में भी इसका प्रयोग किया था। किसका? तो कुनैन का। इसके अधिक मात्रा में सेवन से चक्कर आने लगता है। इसका द्रव्य जोड़ों के दर्द एवं जोड़ों पर भी लगाया जाता है। हृदय के रोगियों को यह औषधि नहीं दी जाती, क्योंकि क्या ये मादक पदार्थ टाइप का, देखिए क्या होता है, प्रयोग से चक्कर आता, इसलिए हृदय संबंधी जिसको ये देंगे क्या होगा, उसकी क्या होती है, गति क्या हो, हृदय गति तेज हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर आता है मुलेठी का। इसके पौधों की जड़ लाभकारी होती है। इसका प्रयोग खांसी, गले में खराश और पेट के दर्द में किया जाता है। मुलेठी के चूर्ण को शहद या मक्खन में मिलाकर घाव पर लेप किया जाता है। पेट के अल्सर में इसका द्रव प्रयोग में लाया जाता है। किसका? मुलेठी का। किसमें? अल्सर। ये अल्सर आपको पढ़ना है, न्यूट्रिशन जब पढ़ाएंगे ना, तो इसमें अल्सर में कौन सा भोजन देना चाहिए, ये अल्सर पढ़ना पेट संबंधी प्रॉब्लम में। तो आप एक चीज़ जान लो कि मुलेठी का प्रयोग करते हैं अल्सर में, इसके द्रव्य का प्रयोग करते हैं। सिर की त्वचा के दोषों को दूर करने के लिए मुलेठी की पत्तियों का प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है दालचीनी। यह पेड़ की छाल होती है। दालचीनी क्या होती है? ऐसे भी क्वेश्चन आता है दालचीनी क्या है, तो पेड़ की छाल है कि मतलब पेड़ की कली है, फूल है, फल है, क्या है, तो देखिए क्या है, छाल होती है। कुनैन भी छाल है, सिनकोना पेड़ का। ठीक है। इसके तेल भी प्रयोग करते हैं। किसकी? दालचीनी का। छाल का तेल अधिक गुणकारी होता है। अतिसार, जी घबराना, वमन को रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि होता है इसमें एक अलग सी एरोमा होती है, एक महक होती है। ठीक है। पेट के भारीपन को दूर करने में भी लाभकारी होता है। नेक्स्ट नंबर है 10वां नंबर हींग। बच्चों को श्वास संबंधी, नाड़ी तंत्र संबंधी, निमोनिया आदि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। हैजा, कुकुर खांसी, ठीक है, वूपिंग कफ भी इसको कहते हैं। ठीक है। 100 दिन की खांसी भी कहते हैं इसको, कुकुर खांसी को ही। कॉलिक, दर्द, अपच तथा पेट के ऐंठन में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? हींग का। नेक्स्ट नंबर है धतूरे का। धतूरे की पत्तियों को जलाकर उसके धुएं को सूंघने से दमा के रोगों में आराम मिलता है। ध्यान दीजिएगा, धतूरे की पत्तियों को जलाने के बाद जो उसके धुएं होते हैं उसको सूंघने से जो दमा के रोगी, जिसकी सांस फूलती है, उनको क्या होता है? आराम मिलता है। इसकी पुल्टिस, मतलब कपड़े में बांध करके पुल्टिस बनाए, कहीं चोट वोट लगता है तो नहीं, आप नमक और उसका बांध के कपड़े में और वहाँ पे जैसे पुल्टिस करते, वही चीज़। पुल्टिस का प्रयोग स्तनों की सूजन को कम करता है। यह सूजन स्तनों में अधिक दूध बनने के कारण हो जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो अचानक से जब दूध निकलता है तो क्या होता है, ज़्यादा दूध होने की वजह से क्या होता है, तो वो स्तन टाइट हो जाते हैं और दर्द होता है। तो उसके लिए क्या करेगा, इसका पुल्टिस बना के और उसका प्रयोग करने से क्या होता है, फ़ायदा मिलता है। इसबगोल की भूसी, ये भी जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना पेट संबंधी प्रॉब्लम में, तो आपको इसबगोल भी पढ़ेंगे। शायद इसे चाइना ग्रास भी कहते हैं। इसको इसबगोल की भूसी के नाम से जाना जाता है। ये चाइना ग्रास होती है, शायद उसी को इसबगोल कहते हैं। वैसे जब मैं देखूंगी तो क्लियर कर दूंगी।
ठीक है। एमीबिक पेचिश के उपचार व पुराने पेचिश से इसबगोल की भूसी को पानी अथवा दूध के साथ लेने से लाभ होता है। यह कब्ज को दूर करने में सहायक होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है 13 नंबर छोटी इलायची। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों को सुगंधित बनाने के लिए किया जाता है। पाचन क्रिया को सुधारने के लिए अदरक, इलायची और लौंग के मिश्रण का पाउडर प्रयोग में लाया जाता है। यह पेट के भारीपन को दूर करती है। कौन? छोटी इलायची। नेक्स्ट नंबर आता है पुदीना। पुदीने का प्रयोग पेट के भारीपन, वमन, जी मिचलाने, अतिसार के रोगों में किया जाता है। पुदीने की पत्तियों तथा फूल में पिपरमेंट उपस्थित होता है। पुदीने में क्या होता है? पिपरमेंट होता है। पिपरमेंट की खेती भी अलग से भी की जाती है, पर इसमें पिपरमेंट होता है जो क्या होता है? ठंडा, मतलब ठंडी फील कराता है। ठीक है। इनकी पत्तियों को पीसकर सिर पर लगाने से दर्द में आराम मिलता है। इसमें पाया जाने वाला पिपरमेंट मुंह की दुर्गंध को दूर करता है। आजकल यह पुदीना हरा के नाम से बना हुआ, पुदीना हरा मार्केट में मिलता है ना, शीशियों में पैक करके बना हुआ द्रव्य के रूप में आता है। इसकी 2-3 बूंदे पानी के साथ सेवन करने से तुरंत आराम मिल जाता है। मेहंदी। चर्म रोगों के उपचार में मेहंदी का प्रयोग किया जाता है। फोड़े, फुंसियों तथा चर्म रोगों में आराम देती है। इसका प्रयोग करने से ठंडक मिलती है। पैरों की जलन दूर करने व सिर के दर्द में इसका लेप प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों को उबालकर गरारे करने से दर्द में आराम मिलता है। किसकी? मेहंदी की पत्तियों को। नेक्स्ट आता है अरंडी। इसके बीज विषैले होते हैं। जो अरंडी का तेल भी आता है। ठीक है। अरंडी देख लीजिए, इसके बीज विषैले होते हैं। अधिक मात्रा में सेवन करने से मृत्यु तक हो जाती है। इसका तेल हल्के जुलाब के रूप में प्रयोग किया जाता है। गर्भ निरोधक औषधियाँ बनाने में अरंडी का तेल प्रयोग किया जाता है। फिटकरी को महीन पीसकर बुखार आने के समय से 4 घंटे पहले 2 से 4 डत्ती चूर्ण को 1 चुटकी भर देसी खांड में मिलाकर देने से बुखार दूर हो जाता है। फिटकरी 2 भाग, सेंधा नमक 1 भाग, दोनों को महीन पीसकर प्रतिदिन सुबह शाम दांत या मसूड़ों पर मंजन करने से दांतों से खून आना बंद हो जाता है। देखिए क्या, फिटकरी के साथ 2 भाग फिटकरी, 1 भाग सेंधा नमक को मिलाकर पीस ले। उससे क्या हो, मंजन करे तो अगर आपको दांत में ब्लीडिंग, मतलब ब्लड कभी कभी आता है, उसकी शिकायत हो तो क्या होगा, दूर मसूड़े क्या होते हैं? मजबूत हो जाते हैं। कहने का मतलब पैरिया वगैरह अगर है तो इससे आराम मिलता है। 2 रत्ती फिटकरी पीसकर आधी छटाक गुलाब के अर्क में मिलाकर शीशी में भर लें। दुखती हुई आंखों में 2 बूंद टपकाने से आंखों की लाली, कीचड़, दुखना आदि बंद हो जाता है। फिटकरी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर आता है सुहागा 6 ग्राम तथा कपूर 4 ग्राम, दोनों को पीसकर शुद्ध शहद में मिलाकर रुई की फुरहरी से मुंह के छालों और घाव में लगाने से मुंह में छाले आने बंद हो जाते हैं। और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को होती है जिसको पेट में प्रॉब्लम रहती है, अपच रहता है, मतलब कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, या कोई पेट में जलन होती है ना, अगर पेट में आपको प्रॉब्लम है तो मुंह में ऐसे भी छाले आ जाते हैं। तो देखिए उसके लिए दिया है कि सुहागा और कपूर 4 ग्राम पीस कर शहद मिलाकर और उसकी मिलाकर रुई की सहायता से जहाँ जहाँ छाले पड़े हैं लगाने से आराम मिलता है। और क्या है, सिर में थोड़ा सा सुहागा घोलकर 2-3 बूंद कान में टपका, सिरके में थोड़ा सा सुहागा घोलकर 2-3 बूंद कान में टपकाने से कान के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर है अदरक। सर्दियों के दिन में अदरक को गुड़ में मिलाकर खाने से सर्दी कम लगती है। सर्दी के कारण आवाज़ बैठ जाने पर थोड़ा सा अदरक नमक लगाकर खाने से आवाज़ खुल जाती है। अदरक का रस शुद्ध शहद में मिलाकर चाटने से खांसी के रोग को लाभ मिलता है। देखिए एक अदरक है, अलग अलग चीज़ मिलाने से उसकी तासीर बदल रही है। देख रहे हैं, नमक के साथ मिलाएं तो कुछ और हुआ, गुड़ के साथ मिलाएं तो कुछ और हुआ, शहद के साथ मिलाएं तो कुछ और असर पड़ा। तो वही चीज़, अदरक और प्याज का रस समान मात्रा में पीने से वमन कय होना बंद हो जाती है। ठीक है। ये सब घरेलू उपचार है कि आपको डॉक्टर के पास तुरंत दौड़ के न जाना पड़े, कुछ हद तक आप कर ले जिससे ठीक हो जाए। और दवा बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती। नेक्स्ट नंबर आता है हल्दी। चाकू अथवा किसी तेज धार वाले हथियार से, ये एंटीसेप्टिक होता है, एक चीज़ जान लीजिए, इसीलिए इसका प्रयोग अंग के कटने वगैरह पे किया जाता है। हथियार से शरीर के किसी अंग के कट जाने पर यदि उससे खून बह रहा है तो उस स्थान पर हल्दी भर देने से खून का बहना बंद हो जाता है। इसी प्रकार चोट वाले स्थान पर हल्दी और चूना बराबर मात्रा में पीसकर
लगाने से दर्द और सूजन दूर होती है। 1 ग्राम हल्दी का चूर्ण पीसकर थोड़े गुनगुने पानी के साथ 1 ग्राम हल्दी का चूर्ण पीसकर थोड़े गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम पिलाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। ठीक है, किसके पेट के कीड़े कैसे मरते? 1 ग्राम हल्दी को गुनगुने पानी के साथ, मतलब हल्का सा लिक्विड वाटर को, हल्का सा गुनगुना पानी लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालें और उसको पीने से क्या होता है, अगर आपके पेट में कीड़े हैं ना तो वो मर जाएंगे। ठीक है, 20 ग्राम पिसी हल्दी को 1 गिलास पानी में उबालकर सुबह शाम गरारे करने से मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर है सौंफ का। 6 ग्राम सौंफ को पानी में डालकर थोड़ा उबाल लें, फिर उस पानी को छान कर पिलाएं तो बच्चों के पेट की वायु तथा बदहजमी की शिकायत दूर होती है। बहुत लोग क्या करते हैं, दूध के साथ बॉयल कर लेते हैं सौंफ को और वो दूध फिर छान कर बच्चे को देते हैं। ठंडक भी रखता है, पेट संबंधी प्रॉब्लम में आराम होता है। सौंफ को घी में भून कर पीस लें, किसमें? घी में भूने पीस ले, फिर उसके साथ थोड़ी सी चीनी मिलाकर सुबह शाम 9 ग्राम की मात्रा में खाने से दांत के रोगी को लाभ मिलता है। नेक्स्ट है गिलोय। कोरोना के टाइम में गिलोय खूब प्रयोग की गई और रामदेव बाबा जब से आए हैं तब से गिलोय ये एलोवेरा ये सब क्या हो गया, सब लोग जान गया। पहले इन चीज़ों को कोई जानता नहीं था। हरी गिलोय 10 ग्राम को थोड़ा सा कूट कर रात के समय 200 ग्राम पानी में भिगोकर रख दें। प्रातःकाल उसके पानी को छानकर शक्कर मिलाकर नियमित रूप से सेवन करने से पुराना बुखार भी दूर हो जाता है। गिलोय देख रहे हैं, गिलोय के पत्तों का इस रस निकाल के पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं तथा गिलोय का काढ़ा बनाकर पिलाने से फोड़े, फुंसी, रक्त विकार, आपका ब्लड अगर प्योर नहीं तो प्योर करता है, प्यूरिफायर है, रक्त विकार तथा अनेक प्रकार के चर्म रोग ठीक करता है। ठीक है, हरड़ जिसे हर्रे भी कहते हैं, ये हरड़ लिखा हुआ लेकिन हर्रे भी कहते हैं। हरड़ को महीन पीसकर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर पीस लें। इस चूर्ण को 3 से 5 तक पानी के साथ सेवन करने से 5 दिन होगा शायद, पेट साफ हो जाता है। बड़ी हर्रे को पानी में घिसकर सलाई द्वारा लगाने से आंखों की लाली और रोहे दूर हो जाते हैं तथा नेत्र ज्योति बढ़ती है। नेक्स्ट नंबर है गुलाब जल का। गर्मी या धूप में नेत्रों में जलन लगती है, गुलाब जल का प्रयोग नेत्रों में करने से शीतलता का अनुभव होता है। क्या करते हैं, फेस पैक वगैरह बनाते हैं तो गुलाब जल का प्रयोग करते हैं। राई, बेहोशी या मूर्छा, राई जो होती है ना सरसों की तरह, या सरसों का ही दूसरा नाम है, या सरसों से हल्की सी महीन होती है, बेहोशी या मूर्छा दूर करने में सहायता करती है। पिसी हुई राई सूंघने से मिर्गी के रोगी की बेहोशी दूर होती है। पिसी हुई, आपने देखा था ना कि मिर्गी में बेहोशी हुई तो क्या सूंघा रहे थे, तो कोई एरोमेटिक चीज़ थी या अमोनिया सूंघाने से ऐसे, तो देखिए पिसी हुई राई भी सूंघने से मिर्गी की बेहोशी दूर होती है। अमोनिया, इसे सुंघाने से मूर्छा दूर होती है। विषैले कीट द्वारा काटने पर, डंक मारने पर भी इसका प्रयोग किया था, किसका? अमोनिया का। अमृत धारा क्वेश्चन भी आया हुआ है। अमृत धारा यह जीभ मिचलाने, दस्त, उल्टी, वमन आदि में महत्वपूर्ण घरेलू औषधि है। नेक्स्ट नंबर है डिटॉल का। यह कीटाणुनाशक है तथा घाव धोने के काम में आता है। नेक्स्ट नंबर है बरनाल का। जलीय स्थान पर लगाने के लिए अच्छी क्रीम है। एक क्वेश्चन तो टीजीटी में आता ही आता है इन सब इस चैप्टर से। आयोडेक्स, यह एक दर्दनाशक औषधि है तथा गुम चोट, मतलब जो चोट दिखे नहीं, आपको पीछे देखा था गुम चोट पे आयोडेक्स लगा रहे थे, मोच आदि में विशेष लाभदायक होता है। नेक्स्ट है नंबर पैरासीटामॉल, जो हल्के से बुखार में ये क्या करता है, उपयोग आता है, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी होता है। अगला है पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा, या KMnO4 भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है। यह अनेक कीट पतंगों के काटने, बिच्छू के डंक मारने तथा सर्पदंश के घाव में भरने के से विष को नष्ट कर देता है। संक्रामक रोगों के फैलने के समय जल के कीटाणु मुक्त करने में भी यह उपयोगी। लाल दवा का प्रयोग कुओं के पानी इत्यादि में किया जाता है ना, शुद्ध करने, जल शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। नंबर है 33 स्प्रिट, यह घाव साफ करने तथा नींद संक्रमण के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट नंबर है बोरिक एसिड, यह घाव को धोने में काम होता है, यह कीटाणुनाशक है, इसका प्रयोग हल्का घोल आंखों को धोने के काम में भी लाया जाता है। नेक्स्ट है मर्क्यूरोक्रोम, जल के साथ इसका घोल घाव पर लगाने से घाव शीघ्र भर जाता है। देखो मर्क्यूरोक्रोम से घाव भर जाता है तथा इसके अन्य विषयों का प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट नंबर है नमक, शरीर के किसी भी भाग पर सूजन आने पर गर्म पानी में नमक डालकर सिकाई करने से सूजन कम हो जाती है। कुछ रोगों में देशज औषधियों की प्रयोग विधि,
मतलब इनकी प्रयोग कैसे करेंगे, उनकी विधि बता रहा है। सर्दी जुकाम, यह वायरस रोग है। सर्दी जुकाम कैसा वायरस है, कोरोना भी वायरस है। क्या कर रहा है, सर्दी जुकाम बुखार हिला रहा है, आपके लंग्स पे इफेक्ट करता है, आपकी श्वास नली को प्रभावित करता है। इसी से क्या हो रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं। सिर में दर्द, हल्की सी हरारत, नाक का बहना अथवा ठस हो जाना और कभी कभी हल्की खांसी इसका लक्षण है। जरा सी असावधानी से इन्फ्लुएंजा अथवा निमोनिया में बदल जाता है, आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है। अतः आरंभ में ही तत्काल सावधानी बरतना परम आवश्यक है। निम्नलिखित देशज औषधियों में से किसी एक का इसके उपचार में काम में लाना लाभदायक होता है। 5-7 नंबर 1 दिया है, 5 से 7 तुलसी के पत्ते, 5 से 7 काली मिर्च। आप लोग करिएगा, अब ये सब चीज़ें आप लोग करिए। देखिए जिसको नहीं पता है अगर, तो घरेलू नुस्खों का प्रयोग करें। जिसको ये सब प्रॉब्लम होती, तुरंत दवा ही इलाज नहीं होता। 5 से 7 तुलसी के पत्ते, 5 से 7 काली मिर्च, चुटकी भर पिसी दालचीनी, थोड़ी सी कुटी मुलेठी डालकर चाय बनाकर मिश्री डालकर पिलाएं। बाजार में गुरुकुल कांगड़ी की चाय अथवा जुशांदा पिलाना भी बहुत लाभदायक होता है। नंबर 2 है चुटकी भर फुली फिटकिरी, इतना ही फुला सुहागा, तुलसी और अदरक के रस मिलाकर शहद के साथ देना चाहिए। कब सर्दी जुकाम की बात हो रही है, अदरक के रस में एक लौंग घिस कर शहद के साथ मिलाकर चाटने से भी खांसी को आराम मिलता है। नेक्स्ट है लू लगना। लू लगने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हीट स्ट्रोक कहते हैं, याद रखिएगा। इसको अंग्रेजी में हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। गर्मी के मौसम में लू चलने पर जब कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो लू लग जाती है। ठीक है, क्या होती है, तो लू लग जाती है। अथवा कभी कभी एकदम से बाहर गर्मी में आने पर इसका असर हो जाता है। इसके कारण आँखों के आगे धुंधलापन सा छा जाता है, सिर में चक्कर आने लगता है और कभी कभी तीव्र ज्वर भी हो जाता है। लू लगने पर आम का पन्ना सबसे बढ़िया देशज औषधि है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग वीडियो स्किप मत करके पूरा देखिएगा जिसके पास बुक नहीं है, क्योंकि इससे टीजीटी में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, सिर में चक्कर आने लगते और कभी कभी तीव्र ज्वर भी आता है। लू लगने पर आम का पन्ना सबसे बढ़िया देशज औषधि है। आम का पन्ना, प्याज का रस। ठीक है, यदि इसका भोजन के साथ रोज सेवन किया जाए तो लू लगने की संभावना बहुत कम रहती। दूसरे घर से हमेशा पानी पी दूसरे मतलब इसके बाद मतलब दूसरा क्या है टाइप, तो घर से हमेशा पानी पीकर घर से बाहर निकलना चाहिए। लू लगने पर प्याज एवं पुदीने का रस भी लाभदायक होता है। देखिए इसमें एक नया आपको क्या जानकारी मिली, पुदीने का रस। जलना और झुलसना, आप जलना जानते हैं ना, शुष्कांग से जलना होता है, द्रव्य चीज़ों से जलना झुलसना होता है, जैसे पानी से, दूध से, दाल से। ठीक है, ये सब को झुलसना कहते हैं। जलना, झुलसना, आँख कान में किसी वस्तु का गिरना, सदमे के कारण मूर्छा एवं अन्य कारणों से मूर्छा आदि का विवरण एवं उपचार के लिए अध्याय 17 देखिए, हमने आपको सारी चीज़ें बता दी है। कान में अगर कोई चीज़ गिर गई है तो सरसों का तेल डाल के निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो हल्का सा क्या करते हैं, कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड था शायद कि उसको डालकर सिरिंज के माध्यम से निकाल सकते हैं। देख लेते हैं अभी क्या है, तो आपको भी वो चीज़ क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, फिर कभी नहीं भूलेगी। इसमें ही था शायद, कान में, यहाँ पे देखो है ग्लिसरीन, सरसों का तेल की कुछ बूंदे कान में डालने से क्या होता है, कान में कोई चीज़ है तो निकल जाती है। हल्का सा गुनगुना करके देखिए, लिखा है रबड़ की एक सिरिंज लेकर 70 से 100 मिलीलीटर
क्या है, ग्लिसरीन और सरसों का तेल, ये दिन जैतून का तेल और 70 से 100 मिलीलीटर या 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान से पानी भरकर धीरे से कान में प्रवेश कराएं और क्या होता है, खींच लेना चाहिए, निकल जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये देखिए मैं सही बता रही थी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने से झाग के साथ विजातीय पदार्थ बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए आप देख लिए तो आपको होगा चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं देखने से, इसलिए हम आपको दिखा दिए। तो आपने देख लिया इसमें से क्या, जलना, झुलसना, कान में किसी वस्तु गुनना, सदमे के कारण मूर्छाना, तो अमोनिया सुंघाते हैं, सबसे पहले तो पानी डालते हैं, ठीक है, होश में लाते हैं, उसके कारण क्या करते हैं, अमोनिया सुंघा सकते हैं, ठीक है, हवा में, खुली हवा में ले जाते हैं, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। मूर्छा आदि का विवरण आपको मैं सारी चीज़ें यहाँ से बता दी। नेक्स्ट नंबर है कै या दस्त, यह विशेषकर बच्चों की आम बीमारी है, बड़ों को भी यह रोग हो जाता है। डॉक्टरी सहायता उपलब्ध न होने तक निम्नलिखित देशज औषधियों में से किसी एक का उपयोग में लाना चाहिए। अर्क पुदीना, अर्क सौंफ बराबर मात्रा में मिलाकर देने से। डाबर का अर्क पुदीना 4-5, डाबर का अर्क पुदीना आता है हरा पुदीना करके ना, पुदीन हरा करके आता है, 4-5 बूंद तक पानी में मिलाकर पीने को दें, अथवा शक्कर में 5 से 10 बूंद तक मिलाकर फाँकने को दें, ऐसा हर 2 घंटे बाद दें। तीसरा है अमृत धारा की 5-5 बूंदें पानी में डालकर हर 2 या 3 घंटे के बाद दें। कै और दस्त के रोगी को सादा पानी पीने को न दें। क्या करें, सादा पानी पीने को न दें। इसमें ग्लूकोज क्यों, क्योंकि बॉडी से क्या होता है, ग्लूकोज अत्यधिक मात्रा में पानी क्या होता है बॉडी से निकल जाता है, इसलिए कहा जा रहा है कि उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और क्या होता है मतलब पानी की बॉडी में कमी, निर्जलीकरण हो जाता है, उसके लिए क्या करते हैं, इसका ग्लूकोज देते हैं और इसका एक ये ORS का घोल देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि आप सादा पानी ना दो, उसमें ग्लूकोज अथवा अर्क पुदीना या चुटकी भर नमक और नींबू, यही देखो ORS का घोल का यही बनाने का यही फार्मूला होता है, वो भी मैं एक आपको अलग से बताऊंगी कि ORS का फार्मूला क्या होता है। चुटकी भर नमक और नींबू का रस मिलाकर पीने को दें, साथ ही इलेक्ट्रॉल पाउडर, वही ORS का घोल, इलेक्ट्रॉल पाउडर पानी में देते रहना चाहिए। मुंह के छाले, मुंह में छाले बहुधा पेट की खराबी के कारण आते हैं, मैं आपको पहले भी ये चीज़ें बताई थी। मुंह के छाले के लिए निम्नलिखित देशज औषधियों में से किसी एक को काम में लाया जा सकता है। बारीक कपड़े में कत्था महीन पीस कर छान कर छालों पर 2-3 बार लगाना चाहिए, बहुत लोग को तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये। महुआ की छाल को पीस कर छालों पर लगाने से भी लाभ होता है। फोड़े फुंसी, गर्मी के दिन में बच्चों और बड़ों को भी फोड़े फुंसी बहुत निकलते हैं, मच्छर इत्यादि भी काट लेते हैं बच्चों को, उसको भी खुजली करके फोड़ा बना देते हैं। यह बहुत कष्टप्रद होते हैं, यह लगभग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित देशज औषधियों में से कोई एक काम में लाई जा सकती है। मुर्दा शंख, चंदन का तेल, गुलाब जल, ये ठंडा होता है। गुलाब जल और सुहागा और मुर्दा शंख को गुलाब जल में घिस कर दिन में 1 से 2 बार लगाने से, 1 से 2 बूंद चंदन का तेल लगाने से गर्मी की फुंसियाँ सूख जाती हैं। नीम की पत्ती को पानी में उबालकर उस पानी से स्नान कराने से तथा नीम की पत्तियों को पीसकर उसका लेप फोड़े फुंसियों पर लगाना चाहिए। नीम का साबुन भी आता है, उससे स्नान करना चाहिए। आँखों का दुखना, नंबर 1, आँख आने पर आँखों में गुलाब जल की 1-2 बूंद डालें, गुलाब जल डालें। यदि आँखों में कोई वस्तु गिर जाए हो तो आँखों में पानी के छींटे दें। आँखों में शहद लगाने से भी लाभ होता है। नंबर अगला है हैजा में क्या करें, तो हैजा हो जाने पर अमृत धारा दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से, TGT एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है कि हैजा हो जाने पर अमृत धारा दिया जाता है। प्याज का रस भी लाभदायक होता है। रोगी को अनानास का अर्क, नींबू का पानी अथवा इमली का पानी थोड़ी थोड़ी देर में देते रहना चाहिए, जिससे शरीर में पानी की कमी न हो, ठीक है। विभिन्न विष प्रतिकारक पदार्थ, आपने देखा था एंटी टॉक्सिन जो था वो चीज़ है। तो विभिन्न विष प्रतिकारक पदार्थ, विष, उनके प्रकार और उपचार। देखिए आपको क्वेश्चन आया था अफीम, तो बहुत लोग ये क्वेश्चन गलत कर देते। पिछली बार TGT में आया हुआ था ना, नींद देता है कि आपके मतलब स्नायु तंत्र पे असर डालता है कि क्या करता है, तो उसमें बहुत लोगों को क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि नींद कौन लाता है, हमारी तंत्र पे किसका असर होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किससे हमें नशा होता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है TGT एग्जाम के पर्पज से। विष, उनके प्रकार एवं उपचार। विष क्या है,
वह सभी पदार्थ जो शरीर में जाकर विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते, मतलब टॉक्सिन पैदा करते हैं, विष मतलब हमारी बॉडी में विष उत्पन्न करते हैं, विषाक्त बनाते हैं, उसे ही विष कहते हैं। हमारे शरीर में पहुंचकर विषाक्त पदार्थ हानिकारक प्रभाव डालते हैं। विषैले पदार्थ मुंह से तथा कीट आदि के द्वारा काटने से शरीर में पहुंचते हैं। विषैले पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के विषैले पदार्थ होते हैं? तो आप बताएंगे 4 प्रकार के विषैले पदार्थ होते हैं। और विषैले पदार्थ या विष किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर में जाकर टॉक्सिन पैदा करे, विषाक्त बनाए, विष उत्पन्न करे, वही क्या है? तो आप बोलेंगे वही विष है। कितने प्रकार के विष होते हैं? तो बोल रहे हैं 4 प्रकार। कितने? 4। कौन कौन से? नंबर 1 पे आता है जलन उत्पन्न करने वाले, जलन उत्पन्न करने वाले। दूसरा क्या है? आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले। ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब चीज़ों को कहा गया। मुंह से लेके जो गुदा तक का रास्ता होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। आहार नाल को हानि पहुंचाने में, हानि पहुंचाने वाले विष। नींद लाने वाले विष। 3 विष आप देख लिए ना। एक तो क्या कर रहे थे? जलन उत्पन्न कर रहे थे। एक क्या कर रहे थे? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करते रहते। और एक क्या कर रहे थे? नींद लाने वाले विष। ठीक है, नींद, जिसके लेने से क्या होता है? नींद आती है। नींद लाने वाले विष। ठीक है, अगला क्या है? तो एक और है क्या? आपके तंत्रिका तंत्र पे असर डालता है। तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विष। आप देखो, एक क्या है? जलन उत्पन्न करने वाले विष। दूसरे नंबर पे क्या है? आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो इफेक्ट डालते हैं। तीसरा क्या है? नींद लाने वाले विष। और एक अगला क्या है? तंत्रिका तंत्र, आपके नर्वस सिस्टम पे प्रॉब्लम जो हानि पहुंचाते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन? इसी से क्वेश्चन आया था कि नींद लाने वाले विष के अंदर अफीम था। तो चलिए देखते हैं। विष आप जान गए क्या होता है? हमारी बॉडी में विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं, वही विष होते हैं जो क्या करते हैं? विषैले। और अनेक प्रकार से 4 प्रकार आपने देखा। एक जलन उत्पन्न कर रहा था, एक आहार नाल को हानि पहुंचा रहा था, और एक क्या कर रहा था? नींद उत्पन्न कर रहा था, और नेक्स्ट क्या कर रहा था? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर रहा था। यहाँ पे 4 प्रकार है। ठीक है, तो आप देख लीजिए पहले नंबर पे जलन उत्पन्न करने वाले विष। ये पदार्थ शरीर के जिस भाग में लग जाए, क्या हो? लग जाए, क्या करे? लग जाए, वहाँ जलन उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कास्टिक सोडा, अमोनिया, कार्बोलिक अम्ल, खनिज अम्ल आदि। वही जैसे क्या? तेजाब। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखा है? इसमें कौन कौन सा आता है? जलन उत्पन्न करने वाले में कौन कौन सा आता है? कास्टिक सोडा। दूसरा क्या है? तो आप बोलेंगे मैम अमोनिया। अभी मैं आपको ना ये याद करवा दूंगी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है, अमोनिया। फिर क्या है? कार्बोलिक अम्ल। और खनिज अम्ल। ये 4 है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। खनिज अम्ल या अमोनिया या कार्बोलिक अम्ल जलन उत्पन्न करने वाले कौन सा इसमें पदार्थ है? तो आपको जैसे कास्टिक सोडा, अमोनिया, कार्बोलिक अम्ल और खनिज अम्ल। ठीक है, आप ये 4 चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट नंबर आता है उत्पन्न करते हैं। चलिए देख लीजिए। खाने में विष जीभ, गले, मुख, आमाशय आदि में जलन उत्पन्न करते हैं। इसके साथ श्वास लेने में भी तकलीफ होती है। नेक्स्ट नंबर आता है आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले। इस प्रकार के विष पेट में जाकर हानि उत्पन्न करते हैं। इससे मुंह, गले, ग्रास नली, ऑइसोफेगस, आमाशय, स्टमक, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत में क्या होता है? जलन उत्पन्न करते हैं। मुख से शुरू होता है, मुख, गले में, ग्रास नली में फेरिंग्स, आमाशय, स्टमक, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत में क्या करते हैं? जलन उत्पन्न करते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति के पेट में सुई सी चुभती है। इसके साथ उसका जी मिचलाने लगता है। इस समूह में आने वाले विष देखो: संखिया, पारा, पिसा हुआ सीसा, सड़े गले भोज्य पदार्थ। क्या क्या आता है? संखिया, पारा, पिसा हुआ सीसा,
सड़े गले पदार्थ। क्या क्या आता है? तो आप बोलेंगे संख्या, सड़े गले पदार्थ, पारा और पिसा सीसा। 4 चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है नींद लाने वाले विष। इस प्रकार के विष से नींद आती है। यहीं से क्वेश्चन आया था पिछली बार। जैसे जैसे विष का प्रभाव बढ़ता है वैसे वैसे नींद भी आती है। अफीम से देखिए क्वेश्चन पूछा गया था और लोग तंत्रिका तंत्र पे लगा लगा के आए थे। कोई मैम थी प्रैक्टिस में भी शायद गलत हुई, कुछ बच्चों का तो वैसे गलत हो गया था। नींद की प्रगाढ़ता बढ़ती जाती है तब व्यक्ति चेतनाहीन हो जाता है। देखिए चेतनाहीन, ये शब्द कोई ध्यान दीजिएगा। चेतनाहीन किस विष से होते हैं? मान लीजिए अगर आजा नींद न दे के क्वेश्चन आजा चेतनाहीन होने वाला विष कौन सा है, तो अफीम, गांजा, चरस, भांग, मार्फिया। अफीम, गांजा, चरस, भांग, मार्फिया। अफीम, गांजा, चरस, भांग, मार्फिया। 5। ठीक है। इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विष। ये विष मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। किस पर प्रभाव डालते हैं? तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। इनके प्रभाव से मनुष्य की चेतना लुप्त हो जाती है। कभी कभी शरीर के किसी भाग पर पक्षाघात, जिसे पैरालिसिस कहते हैं, लकवा भी हो जाता है। ठीक है। इसमें शराब, ध्यान देना, शराब, धतूरा, देखो धतूरा तंत्रिका तंत्र वाले में है, नींद वाले में नहीं है। किसमें है? तंत्रिका तंत्र वाले में। ध्यान देना, क्लोरोफॉर्म आदि आते हैं। शराब, धतूरा, क्लोरोफॉर्म, शराब, धतूरा, क्लोरोफॉर्म, शराब, धतूरा, क्लोरोफॉर्म किसमें आता है? तो तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विष में आता है। कल ही आप लोगों को लिए क्वेश्चन रहेगा, जब तक आप लोगों को ये चारों विष के बारे में ना हम पूछेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना। आप जो लोग मेरी वीडियो पूरी देखते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन रहेगा कि इसको याद कर लेंगे, उनके लिए एक होमवर्क है। ठीक है। धतूरा, क्लोरोफॉर्म आदि आते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने विष खाया हो तो उसकी पहचान निम्न प्रकार से की जाती है। व्यक्ति के आसपास शीशी या रैपर आदि देखें जिससे यह ज्ञात हो जाए कि किस प्रकार का विष लिया है। व्यक्ति के होठ और जीभ का अवलोकन करें। क्या होता है? इससे काली पड़ जाती हैं। यदि जले के निशान हो तो उससे ज्ञात हो जाएगा कि विषपान किया गया है। होठ का रंग नीला या काला हो जाता है। नेक्स्ट है 3रा नंबर, यदि व्यक्ति की सांस में कुछ महक आती है, मतलब जाकर स्मेल करो मुंह के पास, जिससे विष की पहचान की जाती है। नंबर आता है 4, व्यक्ति के कपड़ों को देखें। यदि जेब में कुछ पत्र आदि हो तो उसकी जाँच करें कौन सा विष पिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है 5वें नंबर वाला, विषैले पदार्थों से आँख की पुतलियाँ फैल जाती हैं। विषैले पदार्थों से क्या होती है? तो आँख की पुतलियाँ फैल जाती हैं। धतूरे के विष से पुतलियाँ फैल जाती हैं। अफीम के विष से पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। धतूरा क्या था? तंत्रिका तंत्र पे प्रभाव डाला था जिससे पुतलियाँ फैल जाती हैं। अफीम क्या था? तो नींद लाने वाली, चेतनाहीन कर रहा था और ज़्यादा नींद लाने के लिए प्रयोग किया था। तो ये क्या था? अफीम से पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, धतूरे के प्रयोग से पुतलियाँ फैल जाती हैं, अफीम के प्रयोग से पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं, आँख की पुतलियाँ। ठीक। नंबर 6, व्यक्ति की नींद या बेहोशी को देखकर विष की जानकारी ली जाती है। व्यक्ति की यदि कै उल्टी हो रही हो तो उसकी परीक्षा करके विष पहचान की जाती है। व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक। विषपान करने का उपचार, अगर जिसने विषपान कर लिया तो फिर क्या आप प्राथमिक उपचार करेंगे, कौन सा ट्रीटमेंट देंगे? अविलंब चिकित्सा सहायता देना चाहिए, मतलब बिना विलंब किए हुए, बिना देर किए हुए डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जहाँ तक हो तुरंत डॉक्टर के संपर्क करें। इस बीच निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। रोगी के आसपास का निरीक्षण करके यह ज्ञात करें कि किस प्रकार का विषपान किया है। सर्वप्रथम, आपको दिखता तो है, सर्वप्रथम रोगी को वमन कराना चाहिए ताकि विष का प्रभाव कम हो सके तथा पेट खाली हो जाए। आप लोग के लिए मैंने वाईफाई लगवाया कि बच्चों को 2-4 वीडियो दे सकूं एक दिन में, और आप लोग मेरी वीडियो प्लीज़ देखा करिए। आप लोगों को फ़ायदा होगा हमारी वीडियो को देखने से, जो मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं बहुत आराम से सहज तरीके से आपको चीज़ें बताती हूँ। ठीक है बच्चे। यदि व्यक्ति ने क्षारीय विष लिया, ध्यान दीजिएगा, यदि व्यक्ति ने क्षारीय विष लिया है तो उसे उल्टी नहीं करानी चाहिए।
यदि व्यक्ति ने क्षारीय विष लिया है तो उसे उल्टी नहीं करानी चाहिए। इस स्थिति में प्रतिरोधक देना ठीक होता है, मतलब उसका एंटी। जैसे क्षारीय लिया है तो अम्लीय दूध पिला दो, मतलब क्षारीय है तो उसको कुछ अम्ल दे दो। क्या देते हैं अम्लीय में, मतलब जैसे अम्लीय विष लिया है तो क्षारीय प्रतिरोधक दो, क्षारीय है तो अम्लीय दो, मतलब खट्टी चीज़ें दो। अगर उसने क्षारीय विष लिया है ना तो उल्टी मत कराओ, उसको कोई खट्टी चीज़ें दे दो, मतलब एसिडिक चीज़ें उसको दे दो, ठीक है, अम्लीय चीज़ें दिया ना, प्रतिरोधक देना चाहिए। यदि व्यक्ति ने अम्लीय विष लिया है तो उसको क्षारीय प्रतिरोधक दो। जैसे क्षारीय होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, चूने का पानी, खड़िया मिट्टी का गोली, सब क्या है, क्षारीय है, तो उसको ये सब दो। अगर उसने क्षारीय विष लिया तो उसको अम्ल दो, खट्टा नींबू का रस दे दो, दूध दे सकते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें आप उसको मतलब अम्लीय चीज़ें दो। यदि व्यक्ति ने अम्लीय विष लिया, पता हो गया। यदि विष क्षारीय है तो देखिए लिखा हुआ है, यदि विष क्षारीय है तो नींबू का रस या सिरका पिलाना चाहिए, और यदि विष अम्लीय हो तो क्या देना चाहिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चूने का पानी, खड़िया देना चाहिए। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्षारीय विष हो तो उल्टी नहीं करानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। किस विष के देने पर पुतलियाँ फैल जाती हैं, सिकुड़ जाती है, धतूरे के विष से पुतलियाँ फैल जाती है, अफीम के विष से सिकुड़ जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र वाला जो धतूरा क्लोरोफार्म आपने देखा वो इंपॉर्टेंट था। शराब, नींद आने वाले विष में जो अफीम, गांजा, चरस, भांग, मार्फिया, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सब चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है। जलन उत्पन्न करने वाले के अंदर कास्टिक सोडा, अमोनिया, कार्बोलिक अम्ल, खनिज, मतलब ये पूरा पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे ध्यान रखना। आप यहाँ से देख लो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं इसको शॉर्ट्स के रूप में भी डाल दूंगी। विषपान करने के पश्चात उपचार। विषपान मतलब उसने विष का पान कर लिया, विष को पी लिया है, ठीक। मरीज होश में है तब क्या करें, मरीज बेहोश हो तब क्या करें। अगर मरीज होश में हो तो मृदु तरल पदार्थ पिलाए, मतलब मृदु कोई उसको क्या करे, अच्छा मतलब सॉफ्ट क्या करे, उसको कोई पेय दे पीने के लिए। एम्बुलेंस के लिए भेजें, डॉक्टर को बुलाएं, ठीक है। क्या करें, जब डॉक्टर एम्बुलेंस ना आए तब जाए मरीज की निगरानी करें, जब तक डॉक्टर एम्बुलेंस नहीं आए तब तक आप निगरानी करो। अगर वो होश में है तो कोई सॉफ्ट ड्रिंक उसको दें पीने के लिए। अगर बेहोश है तो क्या करें, श्वास ठीक चल रही है, यदि श्वास ठीक नहीं चल रही है, बेहोश है, इस पर कुछ नहीं करना, बेहोश है और सांस नहीं चल रही है, सबसे पहले उसको कृत्रिम श्वसन दें। मरीज की स्थिति में सुधार, मरीज की स्थिति में सुधार नहीं होने पर, मरीज की स्थिति में सुधार है तो एम्बुलेंस बुलाएं, डॉक्टर को बुलाएं, सुधार न हो तो कृत्रिम श्वास देते रहें। आपका चैप्टर यहाँ पे हो जाता है फिनिश, नहीं अभी है थोड़ा सा। कितनी लंबी वीडियो हुई, वीडियो हो गई लंबी। इतना कल मैं क्या करूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ो अच्छा पढ़ो, जो नॉलेज रखो अच्छा रखो, कोटा पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।